A great welcome to my channel. This is Kanchan Gupta. So here I'm back with you another session. This is completely based on the Inclusive Education Unit 10. So as the all aspirants know that the exam UGC NETCA and NTUGC NETCA is coming around on December. So we have only 1 month left. So accordingly we need to make a strategy. So slowly we'll make a revision session. So today we'll discuss the unit 10A। इससे पहले जो यूनिट थी मतलब इससे पहले का जो सेशन था वो मैंने ले लिया है। उसमें थोड़ा सा जो है नॉइज ब्रेक है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं उसका तो जेआरएफ माइलस्टोन ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए एंड वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। द नेम इज जेआरएफ माइलस्टोन। जेआरएफ माइलस्टोन एजुकेशन इज द ऐप नेम। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा फॉर ऑल द यूनिट्स जो भी मैं सेशंस में ले रही हूँ। राइट, सो चलिए डिस्कस करते हैं। सो टुडे विल डिस्कस दी पॉलिसीज करते हैं डिस्कस। आज मैं दो ही पॉलिसीज लूंगी जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशन। दो पॉलिसीज रहेंगी जो 1986 में आई थी एंड 1992 में। एंड उससे पहले जो लेजिस्लेशन के प्रोविजंस की पॉलिसीज हैं या लेजिस्लेशन है उसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक है जो है डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जो है बेसिक क्लियर हो जाए। और ये सेशन होगा वेरी फास्ट बिकॉज दिस इज द रिविजन सेशन। सो ऑलमोस्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगी और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं यूनिट 10 का भी तो वो भी आपको इसी ऐप पे मिल जाएगा। सो मैंने कई जो ऐप्स हैं इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताना देना चाहती हूँ कि इसमें आपको कंप्लीट कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको यूनिट वाइज कोर्स मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर आप सिर्फ यूनिट 10 के नोट्स चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। इफ़ यू वांट टू नोट्स द 9th यूनिट है या 8th यूनिट है, इंडिविजुअली अगर आप कोई भी यूनिट के नोट्स चाहते हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब आपको पूरा कोर्स 1 to 10 यूनिट खरीदने का कोई तुक्का या कोई तुक नहीं है। इफ़ यू वांट टू परचेज यूनिट इंडिविजुअल यूनिट खरीदना चाहते हैं तो वो अवेलेबल है ओनली ऑन जेआरएफ माइलस्टोन एजुकेशन ऐप पे। और अगर आप कंटेंट चेक करना चाहते हैं कि कंटेंट कैसा है तो पूरी वीडियोस देख लीजिए और आपको कंटेंट की क्वालिटी पता चल जाएगी। प्लस काफ़ी जो से मतलब काफ़ी जो कोर्सेज हैं उसमें बहुत सारे जो पीडीएफ्स हैं वो फ्री अवेलेबल है। मतलब आप फ्री एक्सेस उसका कर सकते हैं। तो आपको जो नोट्स है उसकी क्वालिटी जो है और उसमें जो उसकी इन डेप्थ क्वालिटी जो है वो आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। सो बने रहिए मेरे साथ, धीरे धीरे आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, सेशंस के बारे में, यूट्यूब चैनल्स के बारे में, टेलीग्राम चैनल के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो सेंड मी हाई टू द कमेंट सेक्शन में हाई जरूर लिख के भेजिएगा मुझे एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड चलिए पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन में डिफरेंस क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। पॉलिसीज क्या है और लेजिस्लेशन। पॉलिसीज होती है इट्स अ कोर्स ऑफ एक्शन। एक तरह का कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो कोई इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करता है। यहाँ पर अगर हम लेजिस्लेशन की बात करते हैं, देखिए ये पॉलिसीज होती है, कोई भी पॉलिसी कोई भी इंडिविजुअल है, कंपनी है, ये अडॉप्ट कर लेती है, वो पॉलिसीज हो जाती हैं। लेजिस्लेशन होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, गवर्नमेंट ये सब आ जाते हैं उसमें कि कोई ऐसा लेजिस्लेशन पास हो गया है जो कि गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है या गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है तो उसको लेजिस्लेशन बोला जाता है। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट पे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बोले गए हैं कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको इंक्लूसिव एजुकेशन में दैट सपोर्ट्स द इंक्लूसिव एजुकेशन। ऐसे कौन से प्रोविजंस जो हैं वो बनाए गए हैं। तो आर्टिकल 14 सबसे पहले आता है। इसमें ये बात की गई थी कि राइट टू इक्वालिटी, यहाँ इक्वालिटी होनी चाहिए। कॉर्नर स्टोन ऑफ इंक्लूजन का सेग्रीगेशन इन एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ द राइट्स टू इक्वालिटी ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये जो आर्टिकल 14 था, दिस इज आर्टिकल 21A जो एजुकेशन से बेस्ड था, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी करता था कि एक्सेस टू द एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और जो बच्चे हैं, जो राइट है चिल्ड्रन का, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, वो एजुकेशन का राइट 2009 में बनाया गया। इसको इफेक्ट में लाया गया था आर्टिकल 21A में। ठीक है। सो इट मेड दैट राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम, स्टेटिंग दैट स्टेट वुड प्रोवाइड द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो कि 6 से 14 साल के बच्चे हैं। सो उसके बाद जो है जो ये बिल था वॉज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट। कैबिनेट ने इस बिल को अप्रूव किया था 2 जुलाई 2009 में, जहाँ राष्ट्रीय सभा ने इस पास को किया था 20 जुलाई में 2009 में एंड लोकसभा ने उसको किया था 4 अगस्त को 2009 में ही। तो इट रिसीव द प्रेसिडेंट एसेंट, उनको मिला, प्रेसिडेंट ने दिया, नोटिफाइड किया गया ऑन द लॉ 3 सितंबर 2009 में, ये कह के कि जो बच्चों का राइट है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, इसको बोला गया था एक्ट। एंड दिस लॉ केम इनटू इफेक्ट द होल इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में ये नहीं आया था। 1 अप्रैल 2010 में ये एक्ट में आ गया था और जो यानी कि फोर्स में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉलिसी लेजिस्लेशन।
पॉलिसी जो है रेगुलेशन फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डायरेक्ट करता है एवरी स्टेट को टू प्रोवाइड द एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शंस इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज की दे हैव कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला कि हमें भैया सबसे पहले प्राइमरी जो स्टेज होती है वहाँ पे मदर टंग यूज़ करना है, बिकॉज बच्चे नए नए इनिशियली स्कूल में इंट्रोड्यूस होते हैं आते हैं, तो वो हमें मदर टंग से ही जो है एक नई भाषा उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करना बहुत ही बेकार कॉन्सेप्ट है। तो हमें किस में बात करनी है, हमें प्राइमरी स्टेज पे बात करनी है, प्राइमरी एजुकेशन को जो है हमें मदर टंग में देना है। ठीक है, उसके बाद जो आर्टिकल 29 और 30 आए थे उन्होंने कहा कि हमें जो कल्चरल है और जो एजुकेशनल राइट्स हैं वो माइनॉरिटीज को देनी है। इसमें 21 जो 29A में उन्होंने कहा कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन, कोई भी सेक्शन ऑफ द सिटीजन का टेरिटरी ऑफ इंडिया में रहता है, किसी भी टेरिटरी में रहता है, अपनी हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट है, कल्चर है ऑफ इट्स ओन शेल हैव अ राइट टू कंजर्व द सेम, मतलब वो अपने कल्चर को सेव कर सकता है। ये उनको राइट दिया गया था कि कोई भी पर्सन किसी भी टेरिटरी में रहता है उसको ये राइट है उसको अपना कल्चर संभालने है। सो इट फर्दर सेज कि नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा, नो सिटीजन कि जिसको डिनाई किया जाएगा एडमिशन के लिए, जिसको फंड्स के बेसिस पे या कास्ट है या लैंग्वेजेस के बेसिस पे, ऐसा नहीं होगा। तो 21 जो है 29(1) में ये प्रावधान दिया गया था। फिर आते हैं 15(1) में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि शैल जो है स्टेट भी शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, नहीं करेगा अगेंस्ट एनी सिटीजन को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एनी कास्ट कलर, के स्टेट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब अगर स्टेट में हर तरह की जो है इक्वालिटी का प्रावधान रहेगा। इट फर्दर स्टेट की नो सिटीजन शेयर ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ race, caste, place of birth, and any of them be subject to any disability, liability, restrictions या condition with regard to the access of public places, कि किसी भी तरीके से। देखिए ये है आर्टिकल 15(2) है और ये आर्टिकल 51 है। इसमें आर्टिकल 51 में सिर्फ कास्ट, रेस, सेक्स की बात की गई, प्लेस ऑफ बर्थ की। ऑन दी अदर हैंड 15 जो है 2 में आर्टिकल में ये बोला गया था कि दे आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी को लेकर, किसी भी तरह की लाइबिलिटी को लेकर, किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, किसी भी तरह के एक्सेस को डिनाई नहीं किया जाएगा। अगर पब्लिक प्लेस यूज करना चाहते हैं तो कोई भी सिटीजन को जो है इस तरह की प्लेसेस से डिनाई नहीं मिले, ये मतलब नहीं किया जा सकता। फिर आते हैं आर्टिकल 61 में, 16 में कहते हैं कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट या अपॉइंटमेंट, कि किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट है या अपॉइंटमेंट है वहां पर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी है। एंड नो सिटीजन शैल ग्राउंड्स, किसी भी सिटीजन को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस या एनी ऑफ देम, किसी भी तरह की इंटेंजिबल डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी, एक वही बात है कि उनको किस डिस्क्रिमिनेशन उनको नहीं मिलेगा, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी अंडर 16। फिर जो आर्टिकल 45 आया था, दिस इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स था। आर्टिकल 45 इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, एंड आर्टिकल 45 ये कहता था कि जो स्टेट होगा शैल एंडरवेयर या प्रोवाइड करेगा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को एंड चाइल्ड केयर जो होगा अप टू 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस चीज़ को आर्टिकल 45 को ध्यान में रखना। 86 कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बोला गया था कि मैंडेटरी किया गया है गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द फ्री कंपल्सरी एजुकेशन, जहाँ पर 6 to 14 ईयर्स के बच्चे जो है, सभी बच्चे जो हैं चिल्ड्रन चाहे वो डिसेबिलिटीज के भी हों, उनको इंक्लूड किया जाएगा एजुकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये सारे जो थे दीज आर द पॉलिसीज, आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है यहाँ पे लॉज बनाए गए थे। अब जो हम बात करें वो है रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क की, कि क्या लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क बनाया था, कौन से एक्ट आए। जैसे सबसे पहला जो एक्ट आया था वो आया मेंटल हेल्थ एक्ट। मेंटल हेल्थ एक्ट जो कंसोलिडेट करता था या अमेंड करता था कि कोई भी जो लॉ है रिलेटिंग टू द ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ द मेंटली इल जो है, टू मेक द बेटर प्रोविजन फॉर देम, मतलब किसी भी तरह का ट्रीटमेंट या किसी भी तरह का जो केयर है मेंटली इल लोगों के लिए, उसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर बेटर प्रोविजंस उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस रिहैबिलिटेशन काउंसिल यानी कि RCI एक्ट 1992 ये डील करता था कि डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर, कि हमें जो है लोगों की मैन पावर को डेवलप करना है फॉर प्रोवाइडिंग देम द रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। दैट मीन्स कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए, नीड अ वॉलंटियर्स, ताकि हम रिहैबिलिटेशन जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सके टू द डिसेबल्ड पीपल। सो दिस एक्ट वाज अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट 2000 में। इसको ब्रॉड बेस पे काफ़ी अच्छा चलाया गया था, जबकि आया एक्ट कब था,
92 में, लेकिन इसको अच्छे से जो बूस्ट मिला था वो 2000 में मिला था। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने स्टैंडर्डाइज किए सिलेबस को, उनको सेंट्रल को जो है उन्होंने मेंटेन किया। रिहैबिलिटेशन सेंटर रजिस्टर जो है ऑल द क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के जो भी क्वालिफाइड किया उनका एक रजिस्टर प्रिपेयर किया गया। ऑल दोस हु वांट्स टू बिकम अ वॉलंटियर उनको इनवाइट किया गया। मतलब इस तरह से काफ़ी अच्छे जो है इस प्रोग्राम को बूस्ट मिला था। फिर आता है पर्सन जो विद डिसेबिलिटी है, जहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी और प्रोटेक्शन राइट्स की बात करता है, फुल पार्टिसिपेशन की बात करता है। ये एक्ट आया था 95 में, जहाँ पर सबसे पहले जो की एक्ट बोला गया था, विच प्रोवाइड्स द एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, क्रिएशन एंड जो है ऑफ द बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। हमें जो है डिसेबल्ड लोगों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट प्लस हमें वो एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना है जो कि बैरियर फ्री हो। सो एज पर द एक्ट एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, जिस भी पर्सन को डिसेबिलिटी है, हैज एक्सेस ऑफ द फ्री एजुकेशन को एक्सेस मिलेगा एट एज टिल द एज ऑफ 18 तक। एंड दिस एक्ट हैज बीन रिप्लेस्ड, उसके बाद पीडब्ल्यूडी एक्ट को रिप्लेस किया गया था। ये जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में आया था, that was the replaced by the right, that was the replaced by rights of PWD। ठीक है, पीडब्ल्यूडी एक्ट को ही रिप्लेस कर दिया गया था इन 2016। ठीक है, तो ये पीडब्ल्यूडी एक्ट बना, उसके बाद उसको राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट के साथ रिप्लेस कर दिया गया था, थोड़ी और एडवांसमेंट के साथ 2016 में। 2016 में 95 का आया हुआ पीडब्ल्यूडी 2016 में जाके उसको जो है बूस्ट मिला, या उसको जो है चेंज किया गया। फिर जो आते हैं, ये इन शॉर्ट बता रही हूँ मैं, इसमें जो भी बिल पास हुई है, जो भी इसमें एक्ट और इलाबोरेट करके मैं आगे कमिंग अप वीडियोस में आपको दूंगी। ये जस्ट अ शॉर्ट है। ठीक है, अब है नेशनल ट्रस्ट। नेशनल ट्रस्ट बनाया गया, एक तरह का ट्रस्ट है जो कि वेलफेयर की बात करेगा, जहाँ पे जो पर्सन है जिनको ऑटिज्म है या सेरेब्रल पैलिसी है या मेंटल रिटार्डेशन है या मल्टीपल डिसेबिलिटी है, उन लोगों के लिए बनाया गया। और इन शॉर्ट इसका नाम रखा है नेशनल ट्रस्ट एक्ट, जो कि 1999 में आया था। तो एक तरह का देखिए आप यहाँ पे जो है एक तरह का सीक्वेंस बता सकते हैं आप, यहाँ पर जो है 87 में आया, 87 में आया मेंटल हेल्थ एक्ट, 92 में आया आरसीआई, फिर 95 में आया पीडब्ल्यूडी। ठीक है, उसके बाद 99 में आया जो है नेशनल ट्रस्ट। इस तरीके से आप उसको लर्न कीजिएगा एक सीक्वेंस बना के, ठीक है, तो ये बड़ा आराम से हो जाएगा। अब इस एक्ट में क्या बात की गई थी, दिस एक्ट हैज बीन द प्रोविजन फॉर लीगल guardianship of the person under the act of 4 categories of disabilities and for creation of enabling the environment for such dependent living as best possible। सो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही रहा कि इट इनेबल करेगा और एम्पावर करेगा पर्सन विद डिसेबिलिटी को, ताकि वो लिव कर सके इंडिपेंडेंटली। ये ट्रस्ट उन लोगों की हेल्प करेगा ताकि वो अपनी लाइफ को खुद इंडिपेंडेंटली जी सके, एंड एज फुली एज पॉसिबल टू एक्सटेंड द सपोर्ट टू रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, उनको ये लीगल गार्डियंस प्रोवाइड करेगा, ताकि जो लोगों के लिए कुछ भी प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उनकी एजुकेशन से, उनके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए होंगी, वो इंडिपेंडेंट बनाने के लिए वो प्रोवाइड की जाएगी इस ट्रस्ट के द्वारा। अब है राइट टू एजुकेशन, जो बिल पास हुआ था 2009 में, उसके अंदर भी ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया गया था, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का बच्चा हो, और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के साथ भी। तो आरटीई एक्ट जो था वो सब्सिक्वेंटली अमेंड किया गया था 2012 में, विच इज इफेक्ट ऑन द 1 अगस्त। ये बात हमने भी पीछे भी की थी। ठीक है, ये कब आया था में। अब आते हैं राइट्स पे, जो हमने पीछे बात की 2016 में इसको रिवाइज कर दिया गया था। ठीक है, इसको रिवाइज करने के बाद अब मेन उस पे आते हैं अपनी लीगल प्रोविजंस पे। ये तो थोड़ा इन शॉर्ट मैंने आपको बस एक लीगल प्रोविजन जो है पीछे लेजिस्लेशन के बारे में बताया। नाउ विल डिस्कस वन बाय वन। सो फर्स्ट हमारी लिस्ट में जो आता है वो आता है नेशनल पॉलिसी जो बनाई गई थी एनई एजुकेशन से रिलेटेड 86 में जो आई थी। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या प्रावधान है ये हम पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, तो एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है जी, हाँ जी। सो एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, और इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर करना कि सारे ही सिटीजन्स को एजुकेशन का एक्सेस मिले। फंडामेंटल राइट है हमारा। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जहाँ ये आउटलाइन किया गया था कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं रिलेटेड टू द एजुकेशन, वो अहमियत रखते हैं फॉर द ऑल पीपल। सो जो फर्स्ट फॉर्मुलेट हुई थी 1968 में आई थी, एंड उसका जो रिवीजन हुआ वो हुआ 86। अब इसमें लीगल प्रोविजंस क्या क्या दिए गए थे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 86 वाज फॉर्मुलेटेड, ये एम लेके पैदा हुई थी, ये एम के साथ हमने इसको बनाया था
कि भैया हमें एजुकेशन सबको देना है और हमें डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, ठीक है। जहाँ पर उन्होंने लीगल प्रोविजंस दिए, सबसे पहले राइट टू एजुकेशन, जिसमें उन्होंने कहा भैया सबको एजुकेशन देंगे जो 4 6 से 14 साल तक के हैं, सबको एक्सेस मिलेगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा। दैट मीन्स कि जो भी पॉलिसीज इंश्योर होगी, एजुकेशन जो होगी वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, प्लस क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। इन्होंने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन है वो जो सोसाइटी की है उसके अकॉर्डिंग होगी। टीचर एजुकेशन होगा, टीचर को प्रोफेशनल बनाया जाएगा, एंड वोकेशनल एजुकेशन होगा। तो ये 5 6 जो चीज़ें थी वो ज़्यादा इसमें अहमियत देकर डाली गई थी लीगल प्रोविजंस के साथ में। अब जो पॉलिसीज बनी, जो पॉलिसीज हाथ आई हमारे, वो क्या थी कि जो एनपीई 1986 में उन्होंने ये आउटलाइन किया कि जो सेवरल पॉलिसीज हैं वो प्रमोट करे एजुकेशन को, जिसमें उन्होंने यूईई की बात की, ठीक है, कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे सभी लोगों को जो 6 से 14 साल के, इनकी एलिमेंट्री को हम यूनिवर्सल बनाएंगे। फिर हम करिकुलम को रिन्यूअल करेंगे कि हम जो भी नीड की सोसाइटी है, सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग हम जो करिकुलम है उसको रिन्यू करेंगे। फिर हम ईटी डालेंगे या एजुकेशन टेक्नोलॉजी डालेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ पाएँ, और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी आ जाती है बच्चों की तो हम उसको आराम से ईटी को कैटर कर सकें, के नीड्स को कैटर कर सकें। फिर आता है टीचर एजुकेशन। भाई इतनी अब एजुकेशन, इतने बच्चों को हमने इन्वाइट कर दिया है, फिर एजुकेशन बांट रहे हैं, भैया टीचर भी तो एजुकेटेड होनी चाहिए, वेल ट्रेंड होनी चाहिए इतने सारे लोगों को पकड़ने के लिए या इन सारे लोगों को ट्रेन करने के लिए। तो हमें प्रोफेशनल टीचिंग फोर्स चाहिए था, तो उसके हमने प्रावधान किए, उनको हमने इंसेंटिव देने शुरू किए ताकि वो जॉब ना छोड़े और बनी रहें। नेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की, जब एजुकेशन में लोगों को बुला रहे हैं तो हम ये भी तो बोले ना, इसके बाद तुम्हें जॉब मिलेगी, ढूंढो। तो इस तरीके से वोकेशनलाइज भी किया गया एजुकेशन को, जब इतने सारे अब बच्चों, तो हर चीज़ का प्रावधान इसमें ध्यान रखा है एजुकेशन से रिलेटेड। फिर जो आती है लेजिस्लेशन में उन्होंने बात की, क्या लेजिस्लेशन बोला कि जो एनपीई है हैज लेड द फॉर्मुलेशन ऑफ सेवरल लेजिस्लेशन एंड एम किया गया कि प्रमोट करेंगे भाई डेवलपमेंट को। मैं बार बार बोलती आ रही हूँ, इसमें हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट डाला, ठीक है, 2009 में आया था राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी हमने बच्चों को दी। फिर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट आया 93 में, जिसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, एनसीटीई की इस्टेब्लिशमेंट की। उस काउंसिल ने, एनसीटीई की स्थापना हुई थी, जो रिस्पॉन्सिबल था रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। फिर इसके अंदर जो लेजिस्लेशन आया हुआ है एनसीएफ 2005 का, फिर सर्व शिक्षा अभियान 2001 आया, जहाँ पे गोल ये लिया गया कि सर्व शिक्षा यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन करेंगे एलिमेंट्री एजुकेशन का। फिर आया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसके अंदर जो है एम किया गया कि हम ये सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। तो धीरे धीरे करके जो भी पॉलिसीज, जो भी लेजिस्लेशंस बने, वो यहाँ आज हमने डिस्कस किए 1986 के। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। अब ये क्या बात करता है, ये कहता है फॉर द फॉलो अप, है ना, एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन प्लान ऑफ एक्शन, जिसको प्लान ऑफ एक्शन बोला जाता है, was formulated. It is mainly looking at the magnitude of the task involved in the care and the जो education है, 15 मिलियन जो बच्चे विद डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं उनके लिए उन्होंने सजेस्ट किया। क्या सजेस्ट किया उन्होंने कि इट पोस्टुलेट्स की जो बच्चे हैं विद डिसेबिलिटी हु कैन एडुकेटेड इन अ जनरल स्कूल शुड बी एडुकेटेड, कि जो बच्चे जनरल स्कूल में पढ़ रहे हैं और विद डिसेबल्ड हैं उनको हमें उसी जनरल एजुकेशन में ही पढ़ाना है, किसी स्पेशल स्कूल में नहीं लेके जाना, ठीक है। तो ये सबसे पहले उन्होंने प्रावधान दिया। फिर कि हमें उसी स्कूल को उनके लायक बनाना है, हमें कोई स्पेशल स्कूल्स नहीं खोलने हैं। इवन दोज चिल्ड्रन हु आर इनिशियली एडमिटेड टू द स्पेशल स्कूल्स फॉर ट्रेनिंग, कि अगर आपको लगता है फिर भी कि अगर हमने कई बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं वो ट्रेनिंग स्कूल्स में गए हैं, इन प्लस करिकुलम स्किल्स शुड बी ट्रांसफर टू द जनरल स्कूल्स, तो उनके जो करिकुलम को ही चेंज कर देंगे, कि जो जनरल स्कूल में करिकुलम होते हैं उनके अकॉर्डिंगली, ताकि सारे बच्चे एक ही रास्ते पे चले, है ना। एंड दे एक्वायर द डेली लिविंग स्किल्स, उनको सिखाई जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स उनको सिखाई जाए, बेसिक अकेडमिक स्किल्स उनको पढ़ाई जाए। It emphasized that on enhancing and promoting the vocationalization of education, कि जब हम डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं तो हम उनको अपने पैरों पे यानी कि लिविंग स्किल्स सिखाने की बात करते हैं। तो डेली लिविंग स्किल्स हैं वो तो सीखने के साथ ही साथ जब वो यहाँ से एजुकेट हो जाए तब उन्हें काम यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उसके लिए हमें उनको तैयार करना है। सो एडल्ट एजुकेशन जो है फॉर मेंटली एंड फिजिकली जो चैलेंज्ड पर्सनस हैं, या जो नॉन फॉर्मल एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिस्टेंस लर्निंग है,
रूरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सभी जगहों पे हमें प्रमोट करना है जो है वोकेशनलाइजेशन। The program of action propose करता है कि stipulate that education of the children with locomotors, जिनको लोकोमोटर्स की प्रॉब्लम मतलब जिनके हाथ या पैरों में कोई किसी तरह का हैंडीकैप्ड है ना, उनको हमें नॉर्मल बच्चों के साथ लेके आना है। एंड जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हमें जो है उन्हें जनरल कम्युनिटी में एज अ इक्वल पार्टनर, एज अ हमें उनको इक्वल ग्रोथ में डालना है ताकि वो इक्वल अपने आप को इक्वल समझे और सेम करेज और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े। ठीक है, इसमें भी सेम अगर हम लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं, लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी राइट टू एजुकेशन, हमें सभी को एजुकेशन देना है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी को भी किसी भी आधार पे, चाहे वो जेंडर हो, रेस हो, हमें उस आधार पे नॉन डिस्क्रिमिनेट नहीं मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, टीचर्स को ट्रेन करना है और वोकेशनल बनाना है एजुकेशन को। एंड सम ऑफ द प्रोविजन विच वर प्रपोज्ड, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जैसे प्रोविजंस हैं हम एड्स एंड अप्लायंसेस देंगे, है ना, एडिक्वेट एंड प्रोविजंस फॉर द पेमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन है उसका किराया कम कर देंगे, या उनको एक ऐसा कार्ड इशू कर देंगे जिसमें उनको अलाउंस मिलेगा। प्रोविजंस फॉर कैपिटल कॉस्ट फॉर द परचेज ऑफ स्कूल रिक्शा, है ना, इन रूरल एरियाज में अगर मान लीजिए उनको स्कूल रिक्शा चाहिए तो उसके ऊपर उनको कैपिटल कॉस्ट उनकी कम कर देंगे, या एटलीस्ट 10 हैंडीकेप बच्चों के ऊपर डिस्काउंट, मतलब इस तरीके से उनको जो भी प्रोविजन वो प्रोवाइड करेंगे। रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चरल बैरियर, मान लीजिए चलने में प्रॉब्लम है तो रैंप बनवा दिए, बैठने में प्रॉब्लम है तो अच्छी चेयर्स बनवा दी, इस तरीके से जो भी आर्किटेक्चरल बैरियर है उसको रिमूव कर दिया। टेक्स्ट बुक्स अच्छे से बना दी हैं, उसके अकॉर्डिंगली SC ST को अफोर्ड कर सके। अटेंडेंस इंसेंटिव्स मिलेगा कि भाई जो रोज आएगा उसको इंसेंटिव्स मिलेगा। अरेंजमेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ चिल्ड्रन, अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स फॉर द स्कूल, सारे अरेंजमेंट्स जो हैं छोटे बच्चों के लिए भी किए गए ताकि वो बच्चे भी जो है एजुकेशन प्राप्त कर पाए। इस तरीके से जो भी बन पड़े, जो भी फैसिलिटीज जो है हैंडीकैप लोगों के लिए समझ में आए था वो वहाँ पे प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, देयर है फॉलोइंग मेजर्स टू बी टेकन, कुछ ऐसे फॉलोइंग मेजर्स थे जिनको लेने की जरूरत थी। स्पेशल जो स्कूल्स थे विद हॉस्टल्स हों, है ना, हॉस्टल प्रोविजंस होना चाहिए, एडिक्वेट अरेंजमेंट्स होना चाहिए, विल बी मेड टू द वोकेशनल ट्रेनिंग टू द डिसेबल्ड, अगर हम डिसेबल्ड पर्सन की वोकेशनल ट्रेनिंग करा रहे हैं तो उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स हों। टीचर के लिए प्रोग्राम्स चला रहे हैं तो स्पेशल जो डिफ़िकल्टीज वो फेस करती हैं उसका सोल्यूशन उनको मिल सके। वॉलंटरी एफर्ट्स आए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिसेबल पर्सन की हेल्प करने के लिए एनकरेज हों इन एवरी पॉसिबल मैनर, चाहे वो इकोनॉमिक वाइज हो चाहे वो सोशल सर्विस टाइप हो। तो इस तरीके से जो है डिसेबल्ड लोग के लिए किया गया। तो हमने दो चीज़ें आज पढ़ी हैं, NPE 1986 हमने पढ़ा एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, जो फर्दर और भी जो पॉलिसीज हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो अभी के लिए टिल देन बाय। तो मैं आपको से शेयर कर लेती हूँ इन्फॉर्मेशन। दिस इज माय यूट्यूब चैनल UGC एजुकेशन टू, ना मिले तो लिख देना बाय कंचन गुप्ता, हाँ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आप सर्च कर दीजिए क्रैक एडूनेट, क्रैक एडूनेट करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं। प्लस मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए JRF माइलस्टोन एजुकेशन, इसका PDF आपको वहाँ अवेलेबल। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर।